एड्स के बारे में देखते हैं। एड्स क्या है, कैसे है, इसको समझते हैं। एड्स को समझने से पहले आपको ये समझना होगा IDS ये क्या है। तो इसको समझने के लिए आई का मतलब होता है इम्यून। आई का मतलब होता है इम्यून, ई भी लगेगा इसमें, इम्यून होता है। इम्यून किसको कहते हैं? कोरोना के टाइम में आप सुने होंगे कि काढ़ा पीना चाहिए, प्रोटीन ये वो खाना चाहिए जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत हो। इम्यून सिस्टम मजबूत इसलिए होना चाहिए, ये एक प्रतिरक्षा तंत्र होता है जो आपके बॉडी में रोग से लड़ता है। आपके बॉडी में प्रतिरक्षा, इम्यून को हिंदी में प्रतिरक्षा कहा जाता है। आपके बॉडी में रोग से जो लड़ता है वो क्या है? इम्यून। ठीक। और डी का मतलब होता है डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। किसकी कमी? इम्यून की कमी। और कमी को न्यूनता कहते हैं। तो प्रतिरक्षा न्यूनता, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी, एस से सिंड्रोम। तो प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। ठीक। तो आईडीएस का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। अब आईडीएस दो तरह का, आईडीएस क्या तरह का? दो तरह का होता है। एक को कहते हैं SCIDS, एक को कहते हैं AIDS। और हमको पढ़ना है किसको? AIDS को, यानी एड्स को पढ़ना। ठीक। इसका में भी देखिए, आई का मतलब इम्यूनो, डी का मतलब डेफिशिएंसी, सी का मतलब सिंड्रोम। या तो बीमारी जो होगा या तो आपको दादा परदादा से मिलता है या तो आपके जन्म के बाद होता है? तो यदि आपको दादा परदादा सबसे मिलते आ रहा है, यानी कि दादा से आपके पापा को हुआ, पापा से आपको हो रहा है, तो उसको कहते हैं आनुवांशिक बीमारी, जेनेटिक डिजीज। लेकिन जन्म के बाद यदि आपको कुछ होता है तब तो आनुवांशिक नहीं है, तब आप किसी से एक्वायर किए हैं, यानी किसी से उपार्जित किए हैं, लिए हैं आप। जैसे एक लड़का को सर्दी खांसी था, तो क्या आपको, उसको जो सर्दी खांसी उसके दादा से आया है उसमें सर्दी खांसी? नहीं, वो किसी ना किसी से संक्रमित हो गया है। तब उसको आनुवांशिक नहीं कहेंगे, एक्वायर्ड कहेंगे, यानी वो किसी से एक्वायर किया है। और एक होता है जन्मजात, तीन वो, आनुवांशिक, एक उपार्जित जिसको एक्वायर बोले, आनुवांशिक, उपार्जित, जन्मजात। दादा से बेटा में, बेटा से फिर उसके बेटे में आ रहा है तो वो आनुवांशिक है। लेकिन जिस समय जन्म होने वाला था, वो जो प्रेगनेंसी पीरियड में था, तो उस समय कोई गड़बड़ी हो गया उसमें जिसके कारण उसको बीमारी हुआ, तो वो होगा जन्मजात। और एक होता है जन्म के बाद जब कोई चीज हो रहा है तो उसको कहते हैं उपार्जित। ये जो SCIDS है ये जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, और ये उपार्जित है। उपार्जित मतलब एक्वायर किए। और आईडीएस का तो यहां लिख दे किए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको क्या कहेंगे? सीवियर कॉम्बाइंड, सीवियर कॉम्बाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हम लिखते हैं इसका फुल फॉर्म। ठीक। ए का मतलब क्या होता है? किसी से रोग को एक्वायर करते हैं, तो ये ए का मतलब हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? एक्वायर मतलब उपार्जित करना, किसी से लेना। इम्यूनो को कहते हैं प्रतिरक्षा।
और डेफिशिएंसी को यानी कमी यानी न्यूनता, सिंड्रोम तो सिंड्रोम। कोई दिक्कत? इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम होता है, जिसमें दो होता है, एक होता है SCIDS और एक होता है AIDS। इसको हमको नहीं पढ़ना है, लेकिन याद रखिएगा ये एक जेनेटिक डिजीज होता है और एक एक्वायर्ड डिजीज होता है। ठीक, अब समझते हैं एड्स के बारे में। अब किसका जिक्र होगा जब भी हम बोलेंगे, अब जो भी बात पढ़ाएंगे वो किसके बारे में पढ़ाएंगे? तो एड्स के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक, समझिएगा। एड्स जो होता है ये बताइए आनुवांशिक रोग है या उपार्जित रोग है? ये कैसा रोग है? उपार्जित रोग है। पहला चीज याद रखिए। उसके बाद इम्यून, जिसको हम प्रतिरक्षा कहते हैं हिंदी में। प्रतिरक्षा का काम होता है रोगों से क्या करना? लड़ना। हमारे बॉडी में जितने भी रोग आते हैं उससे पहले लड़ता है। डेफिशिएंसी का मतलब कमी होता है। सिंड्रोम का मतलब पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कभी कभी। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, यानी कि लक्षणों का समूह। लक्षणों के समूह को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। लक्षणों के समूह को क्या कहते हैं? सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, अब एड्स किस पैथोजन से होता है? किस रोगाणु से होता है? तो उस रोगाणु का नाम क्या है? विषाणु, यानी कि जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया किससे होता है? तो एड्स एक रोगाणु से होता है जिसका नाम है विषाणु। विषाणु में भी कौन सा विषाणु? HIV या HTL3। पूछेगा एड्स किस विषाणु से होता है? HIV से। HTL3 तो नहीं मिलेगा आपको, बार बार क्या मिलेगा? HIV मिलेगा। HIV, HTL3 HIV क्या है समझिए। I का मतलब इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, IV से याद रखिएगा, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। H का मतलब होता है ह्यूमन। H का मतलब क्या होता है? ह्यूमन। तो हो जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HTL3 क्या है? HTL3 क्या है? तो याद रखेंगे ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रॉपिक टाइप 3, ये होता है। अब इसमें जिक्र क्या आया बताइए? टी सेल का ना। टी देखिए एक ग्रंथि होता है हमारे बॉडी में जिसका नाम है थाइमस। थाइमस का पहला अक्षर टी होता है। थाइमस ग्रंथि से बनने वाली कोशिका है, इसीलिए इसको कौन सेल कहते हैं? टी सेल। और HIV टी सेल को ही तो मारता है। टी सेल में भी 1 2 3 4 करके रहता है, तो T4 सेल को मारता है। और वो जो टी सेल है वो एक प्रकार का लिम्फोसाइट, यानी कि हम कह सकते हैं T4 लिम्फोसाइट को HIV प्रभावित करता है। HIV प्रभावित करता है। ठीक, अब समझिए क्या बोले। HIV फुल फॉर्म ये हो गया, HTL3 का हो गया। HIV किसको नष्ट करता है? T4 लिम्फोसाइट को। T4 लिम्फोसाइट क्या है? तो हमारे बॉडी में रोगों से लड़ने में अहम भूमिका निभाती है T4 लिम्फोसाइट। अब देखिए यदि किसी को एड्स हुआ उसके बॉडी में क्या आ जाएगा? HIV। HIV जाके किसको मार देगा?
T4 लिम्फोसाइट को, और ये हमारे रोग से सुरक्षा पहुंचाती है। तो यदि आप सोचिए हमारे घर में खतरा है, हम 10 वो गार्ड रखें और एक HIV नामक आतंकवादी आता है और उस 10 गार्ड को मार देता है। पहला, वो आतंकवादी गार्ड को मारा तो वो पूरे घर को, लोगों को हानि पहुंचाएगा। मतलब कि मान लीजिए कि यदि वो आता है और वो सभी गार्ड को मार देता है जो हमें सुरक्षा देने वाली है, तो आप एक तो जो आतंकवादी गार्ड को मारा वो भी आप परेशान करेगा, और साथ में जो आपका अन्य सभी दुश्मन है उसको भी पता है कि कोई नहीं रोकने वाला, चल हम लोग भी बदला फायदा उठाते हैं। यानी कि जिस समय HIV आपके बॉडी में प्रवेश करा और आपके T4 लिम्फोसाइट को मारना शुरू कर दिया, तो एड्स तो बहुत दिन बाद होगा, उससे पहले आपके बॉडी में कई प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाएगा, जिससे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देगा। अब समझते हैं, ये तो हो गया कि HIV किसको हानि पहुंचाता है, T4 लिम्फोसाइट को हानि पहुंचाता। ठीक, अब देखिए एड्स का उद्भवन काल, मतलब कि यदि किसी के बॉडी में एड्स मतलब कि वायरस पहुंचता है, जिसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, कितना दिन में यदि किसी के बॉडी में एड्स पहुंच जाए तो कितना दिन में उसके बॉडी में एड्स का लक्षण दिखने लगेगा। तो एड्स का जो परमानेंट, जो एड्स की पहचान होती है, दूर से देख करके लोग कहने लगे कि नहीं इसमें एड्स का लक्षण है, वो लगभग 6 मंथ से लेकर के 10 साल तक का होता है। ऐसे तो किताब वगैरह में 5 ईयर टू 10 ईयर लिखा होगा, यानी कि 6 मंथ लिखे मतलब कि मिनिमम 6 मंथ में आपको थोड़ी बहुत है, लेकिन 10 साल तक में आपके बॉडी को जब वो पूर्णतः जकड़ देगा तब आपको इसका लक्षण दिखने लगेगा, यानी कि HIV का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक, HIV के कौन खानदान से आता है, जना पूछता है ना कि जब शादी ब्याह होता है कि तुम कौन कुल से हो, कौन खानदान से हो, तो याद रखिएगा HIV एक रेट्रो वायरस। HIV कैसा वायरस है, रेट्रो वायरस। ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है, HIV किससे होता है, HIV किस प्रकार का वायरस है, तो रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस क्या है, तो एक नियम था जिसको कहते थे सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा एक प्रकार का रेट्रो वायरस। किसको कहते हैं रेट्रो वायरस, तो हम बता रहे थे एक होता है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा के आधार पर कहा गया था कि कभी भी इंफॉर्मेशन DNA से RNA की ओर जाएगा और RNA से प्रोटीन की ओर जाएगा, RNA से प्रोटीन की ओर जाएगा। क्या बोले, DNA से RNA की ओर जाएगा, RNA से प्रोटीन की ओर जाएगा, ये बोला था सेंट्रल डोगमा में कि ऐसे होना चाहिए इंफॉर्मेशन। ठीक, लेकिन रेट्रोवायरस उसको कहते हैं जो DNA से RNA में इंफॉर्मेशन ना ले जा करके RNA से DNA में लेके चला जाए, उल्टा। तो DNA से RNA में जाना ट्रांसक्रिप्शन और RNA से DNA में आना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो रेट्रोवायरस उसको कहते हैं जो सेंट्रल डोगमा को फॉलो नहीं करता है और DNA से RNA में सूचना को ना ले जाकर के RNA से DNA में ले जाता है। कैसे ले जाता है समझिए, क्योंकि HIV जो वायरस है, इस वायरस में RNA होता है और वो भी सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है। ठीक, सिंगल स्ट्रैंड किसको कहते हैं, जैसे DNA में ऐसे करके रहता है सिंगल, इसको ऐसे वाला कहते हैं। HIV में सिंगल स्ट्रैंड RNA है और जब हमारे बॉडी में जाएगा तो T4 सेल को प्रभावित करेगा, इसके अंदर तो DNA है, तो इसको प्रभावित करने के लिए यानी कि उसको इफेक्ट करने के लिए RNA से कन्वर्ट होना होगा उसको DNA में। तो RNA ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो होता है उसके द्वारा ये RNA से DNA में जाता है। इसी लक्षण के कारण HIV को एक प्रकार का रेट्रोवायरस कहा जाता है। ये था एड्स का वो बातें जिसको जानना जरूरी है आपको। इसमें कुछ और भी पॉइंट है, जैसे एड्स का टेस्ट, मतलब जांच किससे करते हैं, इसके टेस्ट का नाम है एलिजा किट
कौन सा किट? एलिजा किट। और भी बहुत सारे किट का आविष्कार हुआ है। ठीक। एलिजा किट, एलिजा का मतलब क्या होता है? ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्वेंट ऐसे। पूछेंगे एलिजा से किसका जांच होता है? एड्स का जांच होता है। एड्स का मेडिसिन यानी कि इसके बचाव के लिए कौन कौन से औषधि का यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, एक होता है जाइडोवुडाइन, जाइडोवुडाइन, और एक होता है एजिडोथाइमिडीन। थाइमिडीन होता है। अब देखना है ट्रांसमिशन यानी एड्स का संचार कैसे होता है। तो याद रखिएगा, एड्स का संचार अवैध फिजिकली यानी अवैध शारीरिक संबंध को बनाने से होता है। यदि कोई महिला या किसी पुरुष को एड्स है, यदि पुरुष को एड्स है, उससे महिला का संबंध बनेगा तो उस महिला में ट्रांसफर होगा। और यदि किसी महिला को उससे पुरुष का संबंध बनता है तो पुरुष को भी एड्स होगा। पहला ट्रांसमिशन का कारण ये हो गया। दूसरा, किसी को एड्स है और उसके ब्लड का ट्रांसफर किसी नॉर्मल व्यक्ति को करा दिया जाए तो उससे भी एड्स होगा। या अनस्टेराइल इंजेक्शन का निडिल होता है, निडिल, उस निडिल से मान लीजिए सबको हम इंजेक्शन दे रहे हैं, किसी एक को एड्स होगा तो और सब में भी जाएगा। इसीलिए वर्तमान टाइम में स्टेराइल निडिल का उपयोग करते हैं और एक बार में उस निडिल से एक ही व्यक्ति को इंजेक्शन दे सकते हैं, दूसरा को नहीं फेंकना होगा। वो पहले टाइम में था वो लेकर के फुहारा मार, अभी भी गाय सबको देखिएगा एक ही निडिल से सबको काम चलाता है। तो अनस्टेराइल निडिल का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी को एड्स है और उसको ब्लड में गया वो वाला फिर दूसरे में जाएगा, उससे होगा। दाढ़ी बनाते समय जो ब्लेड होता है तो कटता है, उस कट से यदि किसी और को कट लगता है, ब्लड का मैच होता है तो उससे भी होगा। नाक और कान छेद करने के दौरान भी ट्रांसफर हो सकता है एड्स। ये तो था ट्रांसमिशन। इसके बचने का क्या उपाय? इसका इलाज नहीं है, तो इसके लिए प्रिवेंशन हो सकता है, रोकथाम हो सकता है, इलाज नहीं है। ठीक। और इसके इलाज का एक ही उपाय है, प्रिवेंशन। तो इसका इलाज यही है, सुरक्षित संबंध बनाए। और संबंध बनाने का मतलब हमारा संस्कार संस्कृति भी ऐसी है कि एक अपने जीवन काल में जिनसे विवाह हुआ उन्हीं से संबंध बना सकते हैं, उन्हीं से। लेकिन अब जो कल्चर फैल रहा है वो एड्स को फैलाने में सबसे ज्यादा आगे है, और भारत में अब तो एड्स की कंडीशन बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीजें ज्यादा हो रही है। हमारा कल्चर, पहले का कल्चर ठीक था। हाँ, लोग दुनिया भर का ज्ञानी बाबा सब कहता है कि पहले का कल्चर खराब था। जो खराब है उसको चेंज करिए ना, जो चीज सही है जिसके कारण सब कुछ ठीक था उसको लेकर के पश्चिमी सभ्यता इतना हावी हो गया कि आजकल के टाइम में तो एक महिला के कई संबंध, एक पुरुष के कई संबंध होते हैं, इस पे कहा जाता है तो इंसान ही ट्रोल हो जाता है। इसके कारण एड्स के भी केस बढ़ते जा रहे हैं। और सुरक्षित उपाय है कि जब भी आप इंजेक्शन वगैरह लें तो स्टेराइल निडल का उपयोग करवाएं, यानी कि और उसका एक ही यूज, जब आप दाढ़ी बनवाने जाएं तो उस न्यू ब्लेड का उपयोग करवाएं, यूजेज ब्लेड का उपयोग, ब्लेड जो होता है उसका उपयोग ना करवाएं। ब्लड चढ़ाने से पहले जब आपके बॉडी में ब्लड किसी को दिया जा रहा है तो आप उसका पहले चेकअप कराएं, या चेकअप करना भी चाहिए डॉक्टर को, उसको कोई बीमारी वगैरह भी तो नहीं। इन सब चीज का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। और एड्स को लेकर के लड़कों को ज्यादातर कहेंगे कि एड्स फैलने का मेन कारण यही है कि हम पहले एक बंधन में रहते थे कि नहीं, हमारे माता पिता या हमारे समाज का एक संस्कार है, हमारे माता पिता जिन लड़कियों को डिसाइड करेंगे उन्हीं के साथ संबंध बनाना है या उन्हीं से विवाह होगा, उन्हीं से जो भी वो आगे का प्रोसेस है। वर्तमान में अभी ज्यादातर ये सब चीजों को लेकर शहर में होने लगा है, तो इससे बचना चाहिए। नहीं तो एड्स का कोई इलाज यदि हो गया तो आपका देर या दुरुस्त आपको मरने होगा, उसका कोई दूसरा इलाज नहीं है। ठीक। बाकी बात, आज मेंस डे है तो हैप्पी मेंस डे। लड़कों को एड्स से सुरक्षित रहें, बचे रहें।
क्योंकि मेंस डे को लेकर के लड़का को ये भी लगता है हाँ मेरे लिए भी कोई डे मनाया जाता है क्या भाई, मेंस डे, खुश हो जाता है बेचारा कि चलो मेरे लिए भी कुछ मनाया जा रहा है। हाँ अच्छी बात है। और आज ही तो लक्ष्मीबाई का जयंती भी है, मे भी आज सबसे बड़ी चीज है, आज मेंस डे है। विश भी करते हैं कि हैप्पी मेंस डे और इंटरनेशनल मेंस डे है। और लड़कों के लिए एक चीज है ना, लड़का अकेला पाया जाता है। आप यदि देखिएगा तो लड़का जो होता है वो अपने पिता से भी करीब नहीं होता है, वो अपनी माँ से भी करीब नहीं होता है, वो अपने बड़े भाई से भी करीब नहीं होते, अपनी बहन से भी करीब नहीं होता है। इसलिए लड़कों के अंदर एक इमोशन होता है, पैसा से बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, घोड़ा लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके अंदर इमोशन दबता है इमोशन लेकिन दब जाता है। क्यों? इसका कारण है जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पिताजी से अपने आप दूरी बन जाता है, माँ खुद से बच्चे से दूरी बना लेती कि अब बेटा बड़ा हो गया। हाँ, ऐसा दूरी नहीं कि मतलब त्याग देंगे, वो नहीं, एक इमोशनल जो होता है वो धीरे धीरे दूरी बढ़ जाता है। बहन भी बड़ी हो रही है, भाई भी बड़ा हो रहा है, नहीं अब दोनों बड़ा हो रहा है, अब अपना थोड़ा सा वो होना चाहिए। बड़ा भाई से तो क्या ही रिश्ते हैं, उससे तो बनता ही इतना बढ़िया है कि फ्रेंडली बिहेव ही नहीं हो पाएगा आपका। तो एक इंसान जो होता है ना वो उस बीच में फंस जाता है जहां चारों तरफ सब कुछ है पर कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि लड़कों के चारों तरफ ना एक सामाजिक वो परत होता है जिसके अंदर पुरुष दब सा जाता है। और लड़का का जब मेंस डे है ना, देखिए ना, कोई कोई ज्यादातर आपको कंपनी वगैरह भी विश नहीं करता, जैसे वुमेन्स डे हो या कोई चीज, पूरा कंपनी अपना ऐड लगाता है, ब्रांड ब्रांड, हैप्पी फलाना, हैप्पी फलानी। लड़कों के लिए, लड़का के लिए कोई कंपनी कैसे प्रचार भी करेगा? कोई ब्यूटिशियन कंपनी जो होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाए वो भी परेशान है, छोटा सा दिक्कत ये है कि ठंडी आए एगो वैसलीन एगो सरसों तेल क्रीम पूरा एकर ब्यूटी खत्म हो जाता है, गर्मी आएगा नाइसिल पाउडर फैला खत्म। इसके लिए कोई कंपनी प्रचार भी करेगा कैसे? तो कोई नहीं, यही लड़कों की सुंदरता है, क्योंकि शकल से ज्यादा उनकी अकल पर ही उनका वर्चस्व है। और इस पर ध्यान दें और पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें, ये जागरूकता के लिए था, इसे सीरियस ना ही लेता। अच्छी बात, धन्यवाद।